बचपन के मंच पे सभी साथियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। मैं हूं कमलेश अटवा। विश्व पर्यावरण दिवस को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम इतने सालों से मना रहे हैं। लगभग 47 साल हो गए, 47 ईयर्स। और दुनिया भर में उसको मनाने का कारण हम लोग अपने स्कूलों से भी जानते हैं, हमने खुद सीखा है। हम लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन लार्जर उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हमारी धरती है सबसे यूनिक है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए और रहने के लिए, इंसान के रहने के लिए या इंसान के अलावा जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके रहने के लिए वो कैसे अच्छी बनी रह सकें, एक उसका अटैम्प्ट है। तो उसके अलग अलग एंगल हो सकते हैं, देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हम आप लोगों के ही माध्यम से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस पूरी प्रोसेस को, कुछ एक वीडियोज़ के द्वारा। तो ये एक बच्ची है, बहुत उदास सी बैठी है, स्कूल नहीं जा पा रही है। आप लोग भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना, आप उदास हैं। स्वीडन की है और ये स्वीडिश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको आगे समझ में आ जाएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। ये स्कूल क्यों नहीं जा पा रही है, इसलिए नहीं कि कोविड नहीं है, कोविड से पहले की सिचुएशंस है, ये 2019 की कहानी है। और ये स्कूल क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि इसने और इसके बहुत सारे साथियों ने ये डिसाइड किया कि हम स्ट्राइक करेंगे क्लाइमेट के लिए। तो इसमें लिखा है स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, ठीक है, वो स्वीडिश में लिखा हुआ है स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। और इन लोगों ने हर फ्राइडे को स्कूल जाने से मना कर दिया और ये प्रोटेस्ट करने लगे। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दुनिया के और देशों में भी फैल गया। ये ब्रिटेन की है पिक्चर्स, ये आपकी न्यूजीलैंड्स की है और ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, लिखा भी है .au। दुनिया भर में स्टूडेंट्स अपने स्कूल में फ्राइडे को प्रोटेस्ट करने लगे। वो क्यों करने लगे, और इस पूरे प्रोटेस्ट को एक लड़की लीड कर रही थी। आप इसकी आंखों में देखिए, कितना गुस्सा सा लग रहा है ना। मदर नेचर इज क्राइम। 15 साल की ये लड़की ग्रेटा थेरेनबर्ग, जो कि स्वीडन की छात्रा हैं, इनके अंदर बहुत गुस्सा है। और इतना गुस्सा है नेगेटिव वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में, कि वो स्वीडन जो कि यूरोप में पड़ता है, वहाँ से अपने पापा के साथ मिलके एक ऐसी नाव में जो कि कार्बन एमिशंस नहीं करती है, सोलर एनर्जी से चलती है, एक पूरा दुनिया का एक बड़ा समुद्र यानी महासागर, अटलांटिक सागर पार करके अमेरिका पहुंच जाती हैं। और बहुत ही एग्रेसिव वे में और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या की तरफ और अपने साथियों के भविष्य की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। वो न्यूयॉर्क में जाती हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन चलता है और वहाँ पे वही जो रेड लाइन कहती हैं, आपने हमारे सपने, हमारा बचपन अपने खोखले बयानबाजी से छीन लिया है। दुनिया के जो ट्रंप को छोड़ के दुनिया के और देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे थे, उस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आपने हमारा बचपन और हमारे सपने अपने खोखले बयानबाजी से छीन लिया है। क्या है ये खोखले बयानबाजी, इसको के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत ही एक इमोशनल स्पीच किया और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे महासागर पार स्कूल में होना चाहिए था, यानी कि अमेरिका के पार जो महासागर है अटलांटिक से यूरोप यानी स्वीडन में मुझे होना चाहिए। और ये BBC का कोड है, हमने सोर्स लिया है, 2019 की कहानी है, तो अब तो लगभग 2.5 साल हो जाते हैं। उन्हें लगभग 2.5 साल से वो स्कूल नहीं गई हैं। वो ऐसा क्यों कर रही हैं और ये प्रोटेस्ट क्यों मैटर करता है, और हम क्यों आपसे इस प्रोटेस्ट के थ्रू अपनी स्टोरी को चलाना चाह रहे हैं आगे। एक तो कह रही है कि अर्जेंट एक्शन नीडेड, बहुत जरूरी है। जैसे अभी सबसे ज़्यादा अर्जेंट एक्शन क्या था कि अभी कोविड था, तो सबसे अर्जेंट था कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग हो, हमसे कहा आप स्कूल मत जाओ ना। तो ऐसी अर्जेंट एक्शन से उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी अभी अर्जेंट एक्शन इन्वायरमेंट को, हमारी पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी इन्वायरमेंट, हमारी अर्थ को लेकर समझदारी है। अब वो समझदारी कैसे होगी, उस पर हम अलग अलग तरीके से सोचें। मैं आपको व्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके सामने फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो कहती हैं फाइट अक्रॉस बॉर्डर्स, जो पॉलिटिकल बॉर्डर हमारे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, अमेरिका, ये लड़ाई अक्रॉस द बॉर्डर है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में कहीं नुकसान किसी एक देश में होगा तो दुनिया में असर पड़ेगा। अगर आज अमेजन के रेन फॉरेस्ट में आग लग रही है, अमेजन के रेन फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उसका असर भारत के मानसून पे पड़ेगा। अगर कहीं ओजोन लेयर पे प्रॉब्लम्स है तो उसका असर दुनिया के दूसरे देशों पे अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में पड़ेगा। अगर टिड्डियों का दल अफ्रीका से होता हुआ, वेस्ट एशिया से होता हुआ, इंडिया में, पाकिस्तान से होता हुआ भारत में आ रहा, तो ये ग्लोबल फेनोमेना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबल हैं। तो वो कह रही है कि इस लड़ाई को हमें दुनिया के लेवल पे लड़ना पड़ेगा, ये बच्चे दिखाना चाह रहे हैं। और ये जो 1000 ऑफ द यूथ प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड, और दुनिया भर में हजारों बच्चों ने विरोध किया। उन्होंने ट्रम्प जो ग्रेटा का जो पूरा मॉडल है उसके एग्जाम्पल्स को फॉलो किया और अपने स्कूल्स को फ्राइडे को कहा कि हम स्किप करेंगे। हमारे स्कूल्स में भी हमारी
जो 9 से 10th में बच्चियाँ गए हैं, वो बच्चियाँ आए, बोले सर हमें भी स्ट्राइक करनी है फ्राइडे की। हमने कहा कि जरा सा नानक पता नहीं लोग किस तरह से लेंगे, तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमसे पूछ के कहा हमें स्ट्राइक करनी है। तो दुनिया भर में बच्चों ने स्ट्राइक करी। क्या ये मैटर करता है? ये स्टूडेंट क्या मांग रहे थे? ये स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे थे कि वो अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके खिलाफ हम प्रेशर डालना चाहते हैं पॉलिटिशियंस पे, और जो सलाहें हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसीज है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर द क्लाइमेट चेंज, उसकी जो रिकमेंडेशन उनको माना जाए। उसकी रिकमेंडेशन है कि दुनिया में कार्बन की कटौती की जाए, यानी जो पेट्रोल डीजल कोयला हम यूज करते हैं इसकी कमी हो, साफ एनर्जी जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी उसको यूज किया जाए, बायोफ्यूल यूज जो बायोगैस है उसको यूज किया जाए, और दूसरा हम अपनी लिविंग लाइफस्टाइल चेंज करें, ऐसा टेक्नोलॉजी में काम करें, ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस कंट्रोल हो। ये बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, वही 15 साल 14 साल 10 साल के बच्चे। ग्रीन हाउस गैस में जो गैसेज आती हैं, कार्बन मेन जो है 90% कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन समझा जा सकता है। और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, ये बात ये बच्चे बताना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो लगभग 1780-60 के करीब आती है और 1800 में जो अपनी फुल स्विंग में आती है यूरोप में, पर्टिकुलरली लंदन में, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बाद क्या हुआ है, जो फॉसल फ्यूल है, जो हम कोयला और पेट्रोल जला रहे हैं, उससे जो पोल्यूशंस निकल रहा है उससे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके लिए ये फॉसल फ्यूल या ये गैसें जिम्मेदार हैं, इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, और इसके कारण एक्सट्रीम वेदर फेनोमेना हो रहा है, ड्रॉट्स सूखे आ रहे हैं, दुनिया भर में हीट वेव्स आ रही है। ये हम देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने देश में, अपने रीजन में। ये बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के 2 पिक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहे हैं। पहले वाले में इंडस्ट्री से स्मोक लग रहा है, लेकिन इस सवाल सिर्फ धुएं का या पोल्यूशंस का नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने दुनिया को अलग अलग तरीके से चेंज किया। अभी मैं शेखर पाठक जी को सुन रहा था, तो वो बड़ा अच्छा है, आप लोग सुन सकते हैं उसको। तो वो ये बता रहे थे कि कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने दुनिया भर में जो उत्पादन है पहले घर में होता था, इंडस्ट्री में होने लगा। जब इंडस्ट्री में उत्पादन होने लगा, ज़्यादा कच्चे माल की जरूरत पड़ी, और हमने इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में प्रोडक्शन ज़्यादा करने के चक्कर में कभी भी ये नहीं सोचा कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान पड़ेगा। इसका एनवायरनमेंट पे इतना सीरियस कंसिक्वेंसेज हुआ, इतना सीरियस कंसिक्वेंसेज हुआ कि हम इसके बारे में अब बात कर रहे हैं, जो वे 1760, 1780 और 1800 के करीब में जो हुआ। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एक तरह से आइडेंटिफाई करता है, या हम उससे कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे उत्पादन हुआ इसमें। इसी के कारण यूरोप के अमीर देश ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड यानी डच, पुर्तगाल, उसने हमारे देशों में आए, एशिया में, अफ्रीका में हमें गुलाम बनाया, हमारे संसाधनों पे उन्होंने उनको बहुत ही अनसाइंटिफिक ढंग से एक्सप्लॉइट किया, हमारे जंगलों को काटा। उस चीज़ को बताने के लिए नासा की एक स्टडीज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप डरना मत, इस ग्राफ को देख के, बहुत आसान है। 1880s यानी कि उस इंडस्ट्रियल इराज जो अपने पीक पे, उससे लेके 2020 के बारे में बताता है कि ये टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। हम ये बता, इसमें जो ग्रीन कलर है वो नेचुरल ड्राइव्स है। ये सच बात है कि नेचर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो धरती में, हमारी जो धरती है इसके अंदर ये, क्योंकि इसकी जो पूरा का पूरा करोड़ों साल का इतिहास है कि कैसे आप एक गर्म गोले से आप आइस एज में आए और अब आप यहाँ लाइफ पॉसिबल हुई है, तो उसकी एक अलग कहानी है। तो क्या नेचुरल प्रोसेस इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, नेचुरल जो ड्राइव्स हैं वो नहीं दिखा रहा है कि धरती के टेम्परेचर बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं। जो रेड वाला है, ये जो धरती का टेम्परेचर दिखा रहा है 1.2 तक है, इसके बढ़ने का कारण जो धरती का टेम्परेचर बढ़ा है, रेड यानी ह्यूमन ड्राइव से मानवीय गतिविधियाँ हैं। कैसे हैं मानवीय गतिविधियाँ हैं? उसी का एक अलग डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। ये नासा की रिसर्च कहती है कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है। जो रेड वाला है वो 4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो ज़्यादातर ये पोलर रीजन्स पे, और पोलर जो कि दुनिया की आइस शीट्स हैं, दुनिया के वाटर सप्लाई या टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये बहुत हमने अलग अलग रिपोर्ट्स में देखा है, आप लोगों ने अलग अलग साइंस मैगजीन्स में इसको पढ़ा होगा। इसका असर क्या होगा? क्यों ग्रेटा थैनबर्ग और उसके साथ ही इस बात पे हमारा ध्यान खींचना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब एक्सट्रीम वेदर होगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा। 1.2 डिग्री हुआ, अगर ये 2 जाता है, तो अभी अमेरिका के जंगलों में आग लगी थी, इमरजेंसी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोप में हीट स्ट्रोक यानी इतनी गर्मी हो रही है कि वहाँ लोगों की डेथ हो जा रही है, पब्लिक इमरजेंसी कर दी जा रही है। एक्सट्रीम वेदर होगा, एक्सट्रीम वेदर होगा, हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर इस अर्थ में फ्रेश वाटर, ये वाटर का, फ्रेश वाटर भी कह सकते हैं ग्लेशियर, और वाटर का एक बहुत बड़ा सिस्टम इसको मैनेज करते हैं। ये मेल्ट होंगे, ये पिघलेंगे। हमने देखा कि एक महान सिविलाइजेशन जो जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, वो सभ्यता
के ख़त्म होने के कुछ कारणों में साइंटिस्ट बताते हैं कि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा कारण था। जो इन्वायरमेंट में जो इश्यूज़ हुए, या पानी की कमी हो गई, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, अगर इस तरह का इन्वायरमेंट चेंज होता है धरती के बढ़ते तापमान के कारण, जिसके लिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी जिम्मेदार है, तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चर को नुकसान होगा और पॉपुलेशंस का बड़े स्तर पे माइग्रेशंस होगा। कोविड के कारण जो माइग्रेशन हुआ है, पलायन, इतनी दर्दनाक हमने चीज़ें देखी हैं। आप सोचिए अगर इन्वायरमेंट के कारण इलाके ऐसे खाली होंगे तो कहाँ जाएंगे, पॉपुलेशंस का प्रेशर्स होगा, सिविल वॉर की सिचुएशंस जैसी हो जाएगी। तो ये भी एक इन्वायरमेंट को लेके बच्चे परेशान हैं। वो कह रहे हैं इसका असर इंसानों पे पड़ेगा, हमारी रोजगार पे पड़ेगा, हमारी एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा, हेल्थ और सिक्योरिटी पे पड़ेगा। सिक्योरिटी का मतलब बॉर्डर की सुरक्षा ही नहीं है, खाद्य सुरक्षा। हमारे लोग ज़्यादा, अफ्रीका में लोग ज़्यादा भूखे हैं, दुनिया भर में पानी का भयानक संकट हो चुका है, ज़्यादा हीट वेव आएंगी। हीट वेव्स का मतलब है ज़्यादा गर्मी आएंगी या ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, तूफान आएंगे। तो क्या इस सच के लिए, इसके लिए मानव जिम्मेदार है, या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? लोग कहते हैं, जैसे ट्रंप साहब ने कहा, जैसे इससे पहले बुश साहब कह चुके हैं कि नहीं नहीं ग्लोबल वार्मिंग इंसान के कारण नहीं हो रहा है, रसिया के साइंटिस्टों ने कहा या ये नेचुरल इवेंट है। आप सोचो आपके अगल बगल क्या हो रहा है। जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन था, तो हमने ये 3 न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इससे आपको कुछ समझ आएगा। क्यों हम बताना चाह रहे हैं कि एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। लॉकडाउन इम्पैक्ट हिमालयाज माउंटेन बिकम विजिबल फ्रॉम टू द सहारनपुर इन उत्तर प्रदेश। टाइम्स ऑफ इंडिया 30 अप्रैल को लिखता है कि सहारनपुर से हिमालय दिख रहा है, ठीक है, लगभग 200 किलोमीटर से। कोविड के कारण ये CNN नेटवर्क कहता है कि कार्बन एमिशंस लोएस्ट लेवल पे हो जाएगा 1945 के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से। और जो माउंटेन रेंज है, हिमाचल की धालावार जो रेंज है, वो 200 किलोमीटर दूर जालंधर से दिखती है। ऐसा क्यों दिखा, ये एक मैंने अभी फेसबुक से शेयर किया है, मनोज दीक्षित कोई हैं बरेली के, तो उन्होंने अपने बरेली से लिया है। यहाँ हमारा हिमालय की ये त्रिशूल चोटियाँ दिख रही हैं। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि जब कुछ दिनों एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रुकी या कुछ ऐसी चीज़ें रुकी, तो उसका असर पॉजिटिवली पड़ा। इसका मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ ओवरशूट डेज, एक डेज मनाया जाता है, एक फुटप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो समझने की कोशिश करता, वो इससे ये समझने की कोशिश करता है जो हमारी धरती है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिसमें वाटर है, एयर है, ये जो हमें संसाधन देते हैं, ये संसाधन डिप्लेट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। हमें फॉरेस्ट मिलता है, हमें ये सारी चीज़ें इस इन्वायरमेंट से मिलती हैं। इसके लिए क्या होता है, एक डे डिसाइड किया गया कि हमारी अर्थ साल भर के लिए हमारे लिए संसाधन पैदा करती है, वो ऑक्सीजन हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सॉयल हो। और हम जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है 7 अरब के करीब, हम क्या कर रहे हैं, जो एक साल के लिए जो रिसोर्स होने चाहिए, आइडियली तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि एक साल के लिए अर्थ जितने संसाधन पैदा कर रही है एक साल में ही ख़त्म हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए 1974 के करीब में क्या होता था, अगर जो पूरे संसाधन हैं वो दिसंबर में ख़त्म होते थे, और 2018 में क्या हो रहा है, जो पूरे संसाधन अर्थ ने साल भर के लिए पैदा किए थे, आप समझ लीजिए आपने अनाज रखा है अपने घर में साल भर के लिए, और वो अगस्त के महीने में ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक अर्थ आपके लिए जो संसाधन दे रही थी, अब आपकी जो 1.5 अर्थ चाहिए। अब अर्थ तो एक ही है पूरे हमारे प्लेनेट, हमारे पूरे यूनिवर्स में अभी तक, जिसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी है, और तो कहीं है नहीं। तो एक अर्थ जितने संसाधन पूर्व पैदा करती है एक साल में, वो संसाधन हमारे अगस्त में ही खत्म हो जा रहे हैं। ये 2018 की कहानी है। 2020 में क्या होगा, और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। और वो संसाधन एक अर्थ पूरा नहीं कर रही है, 1.7 अर्थ पूरा कर रही है, ये कभी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आने वाली जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन्स है जिसके बारे में ग्रेटा बोल रही है, उसके लिए संसाधन नहीं होंगे, उसके लिए पानी नहीं होगा, लैंड नहीं होगी, साफ एयर नहीं होगी। ये एक सीरियस कंसर्न्स है।